हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर नसरीन बानो, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर। आज के इस लेक्चर में हम वायरस के बारे में पढ़ेंगे। वायरस जिसे हिंदी में कहते हैं विषाणु, और इसका लैटिन में मतलब होता है पॉइजनस फ्लूइड, जो कि जहरीला जो लिक्विड हो, जहरीला जो फ्लूइड है, उसके नाम के आधार पर इसको क्यों रखा है वो हम आगे देखेंगे, इसकी हिस्ट्री जब देखेंगे। सबसे पहले हम इसकी थोड़ी सी कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखेंगे कि यह नॉन सेल्यूलर या एसेल्यूलर होता है, सेल का बना हुआ नहीं है। जो भी लिविंग बीइंग होते हैं उनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है कि वो सेल या सेल्स से मिलकर बने होते हैं, लेकिन क्योंकि हम आगे इसके ये कैरेक्टरिस्टिक भी देखेंगे कि पूरी तरह यह लिविंग भी नहीं है और नॉन लिविंग भी नहीं है, तो इस तरह से इसके अंदर ये जो कैरेक्टर है नॉन सेल्यूलर या एसेल्यूलर, ये नॉन लिविंग बीइंग का कैरेक्टरिस्टिक है। क्योंकि सेल जो होती है उसके अंदर हम देखते हैं कि न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, लेकिन यहाँ पे इन तीनों में से कोई भी चीज़ नहीं प्रेजेंट है। दूसरा यह इन्फेक्शियस एंटिटीज़ हैं, यानी यह रोग उत्पन्न करने वाले पार्टिकल होते हैं, और जिनके के अंदर न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है, वह आरएनए या डीएनए के रूप में हो सकता है, और यह प्रोटीन कोट से आसपास ढके रहते हैं। ये जो वायरस होते हैं यह रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, यह लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक है, लेकिन यह जब बाहर होते हैं तो स्वयं रिप्रोड्यूस नहीं होते हैं। यह बायोसिंथेटिक मशीनरी जो होती है होस्ट की, वह काम में लेते हैं, और उसके बाद में क्या करते हैं, ये इनमें प्रॉपर रिप्रोडक्शन नहीं होता है, लेकिन ये सिंथेसिस करके नई कॉपीज़ बना लेते हैं, और यह इनमें ये एफिशिएंसी होती है कि ये नेक्स्ट जो सेल होती है उसमें अपने जो कैरेक्टरिस्टिक हैं वो ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो ये इनकी इम्पॉर्टेंट जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हैं, और इनके आधार पर ही जो डेफिनेशन है, कई जो वर्कर्स थे उन्होंने इनकी को डिफ़ाइन किया है। तो उसमें से कुछ डेफिनेशन इस प्रकार हैं, जैसे द वायरस आर द स्मॉलेस्ट यूनिट्स शोइंग रिप्रोडक्टिव प्रॉपर्टीज़ कंसिडर्ड टिपिकल ऑफ लाइफ। ये डेफिनेशन दी थी ग्रीन ने 1935 में। उसी तरह से बर्डन ने 1949 में कहा कि वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स टू स्मॉल टू बी सीन। ये ऑब्लिगेट पैरासाइट हैं और बहुत ही छोटे होते हैं, जो कि देख नहीं सकते, बल्कि इनको कॉम्प्लेक्स माइक्रोस्कोप जो होते हैं उनसे भी नहीं दिखाई देते हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखाई देते हैं, इनके लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। उसी तरह से ये ऑब्लिगेट पैरासाइट हैं, यानी इनको होस्ट की ज़रूरत होती है, हमेशा कंपलसरी है इनके लिए होस्ट का होना। लूरिया ने इसको डिफ़ाइन किया था कि ये सब माइक्रोस्कोपिक एंटिटीज़ हैं, capable of being introduced into specific living cell and reproducing inside such cell only। क्योंकि इनको रिप्रोड्यूस होने के लिए, इनको आगे अपनी कॉपीज़ बनाने के लिए अपने होस्ट की ज़रूरत हमेशा रहती है। इसके बाद हम इसकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, इसका हम इतिहास पढ़ेंगे कि इनकी जो खोज हुई थी वह किस प्रकार से हुई थी। जो वायरस की स्टडी है, वह ब्रांच जो जिसमें कि वायरस को स्टडी किया जाता है वह वायरोलॉजी कहलाती है। और वायरस जो शब्द है वो लैटिन में विनोम से बना है। विनोम का मतलब है कि पॉइजनस लिक्विड। अब हिस्ट्री में हम ये देखेंगे कि कई सेंचुरी पहले जो टाइम था जब लुइस पास्चर थे या रॉबर्ट कोच थे, उस टाइम वायरस को ये माना जाता था कि ये पॉइजन है एसोसिएटेड विद डिजीज़ एंड डेथ। ये डिजीज़ करता है और डेथ कर देता है। तब इनके बारे में पूरी तरह से खोज नहीं हुई थी, बस सिर्फ यही माना जाता था कि पॉइजनस लिक्विड है। लेकिन इसके जो खोज में सबसे पहले जो कंट्रीब्यूशन था वो था एडवर्ड जेनर का। जो सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है वह है एडवर्ड जेनर, क्योंकि इससे पहले कई साल पहले जो कैरोलस क्लूसियस थे 1576 में, तो वो एक हॉर्टिकल्चरिस्ट थे, और उन्होंने कई जो ट्यूलिप प्लांट होता है, जो ट्यूलिप की ट्यूबर्स होती हैं उनको बनाते थे, उनके लिए खेती करते थे। तो उस टाइम में लोगों में बहुत ज़्यादा इसका क्रेज़ था, और तब ये ट्यूलिप मैनिया के नाम से जाना जाता था। तो ये ट्यूलिप पर क्या होता था कि कुछ ब्रेकिंग्स पाई जाती थी, यानी कुछ इन पर धारियाँ मिलती थी
जिससे कि ये बहुत ज़्यादा सुंदर लगता था। तो लोगों में इतना उस टाइम इसका क्रेज़ था कि वो अपना मकान या सब कुछ बेच के ये ख़रीदते थे, इसके बल्ब ख़रीदते थे। इसके बल्ब की कीमत भी लगभग एक मकान के बराबर तब मानी जाती थी। लेकिन तब उन्हें उस पर जो धारियाँ थीं वो ये मालूम नहीं था कि ये वायरस के कारण होती है। वह उसको अच्छी डिज़ाइन समझते थे। लेकिन ये जब दूसरे प्लांट के अंदर टोबैको या दूसरे प्लांट पे जब ये डिजीज़ ट्रांसफ़र हुई, तब ये पता चला कि ये एक कोई डिजीज़ है। डिजीज़ के कारण उस पर ये धारियाँ प्रेजेंट हैं। तो ये 1576 की बात है, जबकि इस तरह से ये देखा गया था। लेकिन इसका जो काम है, सबसे पहले जो वो देखा था एडवर्ड जेनर ने। एडवर्ड जेनर जो थे, इन्होंने वायरल डिजीज़ को सबसे पहले देखा था उस सेंचुरी के टाइम। सबसे पहले इन्होंने क्या किया था कि ये बताया था कि ये एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है जो कि जिसके के प्रिवेंटिव मेजर हैं, और ये एक वायरल डिजीज़ है कि किसी भी वायरस से, वायरस को तब इन्होंने, क्योंकि सब तब तक पॉइजन के नाम से ही जाना जाता था। तो एडवर्ड जेनर जो थे, सबसे पहले उन्होंने क्या किया था, ये ऑब्ज़र्व किया था कि वहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं उनके अंदर जो दूध निकालते थे, जो गाय से दूध निकालते थे, उनके हाथ पर काऊ पॉक्स, कुछ छोटे छोटे छाले हो जाया करते थे। तो उस समय वहाँ पर ये छोटी डिजीज़ थी, अपने आप से ठीक भी हो जाती थी। लेकिन वहाँ पर उस इलाके में एक दफ़ा स्मॉल पॉक्स फैला। तो उस स्मॉल पॉक्स जो था, जिस इलाके में फैला था, वहाँ उसने ये ऑब्ज़र्व किया कि जिन लोगों को काऊ पॉक्स हुआ था तो उनको स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ था। तो उन्होंने आगे क्या किया कि इसको प्रूव करने के लिए, इसको देखने के लिए इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया, वो एक 8 साल का एक बच्चा था जिसका क्या नाम जेम्स फिपिस था। तो उनके जो मदर फादर थे, उनसे रजामंदी करके उन्होंने उस बच्चे पर वो एक्सपेरिमेंट किया कि उसमें सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि जो काउपॉक्स के जो छाले थे, जो कि उन मिल्क मेड जो लोग थे उनके हाथों पे हुआ करते थे, तो उनसे उसका जो वो पस लेके उस बच्चे के हाथ पर इंजेक्ट किया। और उसके बाद में क्या हुआ कि कुछ टाइम तक उसको ऑब्जर्व किया। उसके बाद में उसने क्या किया कि कुछ टाइम बाद उस स्मॉल पॉक्स का भी पस लेकर उसको भी इंजेक्ट किया, लेकिन उसको स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ। तो उसके बाद उसने यही एक्सपेरिमेंट जो था 23 जो दूसरे पर्सन्स थे उन पर किया, और इस तरह से उन्होंने ये देखा था कि जो छोटी बीमारी है तो वो बड़ी बीमारी को रोकती है। यानी जिसको काउपॉक्स हो गया है तो उसको स्मॉल पॉक्स नहीं होगा। उसके बाद में लुईस पास्चर थे जो 1880 में, तो उन्होंने भी जो ये मटेरियल लिया, वैक्सीन का इन्होंने खोज किया एक तरह से, और जो मटेरियल उन्होंने लिया था वो जो जेनर ने यूज़ किया था वही लिया, यानी वेका कहलाता है लैटिन में काऊ को, क्योंकि जो काऊ पॉक्स जिसको हो रहा था तो वो जो मटेरियल उन्होंने काऊ से लिया था, तो काऊ को लैटिन में वेका कहते हैं। तो इसका नाम इन्होंने इस तरह से वैक्सीन दिया था, और टर्म वैक्सीनेशन जो है वो लुईस पास्चर ने दी थी। और वैक्सीन का मतलब ये था फॉर इनोकुलेशन ऑफ डिजीज़, कि किसी भी बीमारी को रोकना। उसके बाद में जो हम कंट्रीब्यूशन देखेंगे दूसरे साइंटिस्ट का, जिसमें क्या आए लुईस पास्चर का आपने ये देख लिया कि वैक्सीनेशन का काम किया उन्होंने। उसके बाद में कंट्रीब्यूशन ऑफ चार्ल्स चैम्बरलैंड जो थे, ये भी इन पास्चर के ही एसोसिएट थे। 1884 में इन्होंने ऑब्जर्वेशन दिया था, और उन्होंने ये पाया था कि बैक्टीरिया जो होते हैं वो एक उन्होंने फ़िल्टर बनाया था, पोर्सिलिन फ़िल्टर, कि उससे पास नहीं होते हैं। लेकिन ये देखा था उन्होंने कि रेबीज़ करने वाले, रेबीज़ के लिए जो रिस्पॉन्सिबल जो भी जरासीम हैं, जो भी कीटाणु हैं, वो उनसे पास हो जाते थे। रेबीज़ जो बीमारी होती है उसके अंदर हाइड्रोफोबिया हो जाता है, यानी इंसान को बहुत प्यास लगती है, और मतलब कई बार उनकी डेथ भी हो जाती है। ये डिजीज़ जो होती है ये ह्यूमन में रैबिट के जो जिसको कि रेबीज़ हुई है उस डॉग से, कैट से, बैट से, फॉक्स से या दूसरे कुछ एनिमल से पास होती है। और अगर ये जानवर काट लेते हैं, अगर इनके जो कीटाणु हैं वो अगर जब तक एक्टिवेट नहीं होते हैं तब तक तो इंसान को हाइड्रोफोबिया नहीं होगा, रेबीज़ नहीं होगी। लेकिन अगर वो एक्टिवेट हो जाते हैं तो उसके बाद में इनको ये रेबीज़ हो जाती है। तो उस टाइम उन्होंने उसको ये देखा था कि तब अगर उनको एक्टिवेट होने से पहले अगर रोक दिया जाए तो उनको रेबीज़, उन ह्यूमन को रेबीज़ नहीं होगी। तो यहाँ भी इन्होंने
इस फिल्टरेबल वायरस को ही टर्म जो काम में ली थी, फिल्टरेबल वायरस ही ली थी, क्योंकि जो वायरस है वो लूजली यूज्ड होता था उस टाइम में टॉक्सिक सब्सटेंस के लिए, जो कि डिजीज़ से एसोसिएटेड है। तो वहाँ पे भी जो अनसीन एजेंट था वो फिल्टरेबल वायरस था, उस तरह से इन्होंने डिस्क्राइब किया था। उसके बाद में जो कंट्रीब्यूशन हम देखेंगे इवानोस्की का, जिन्होंने कि 1892 में किया था, और इवानोस्की जो थे ये फादर ऑफ वायरोलॉजी कहलाए। तो इन्होंने ये ऑब्जर्व किया था कि कुछ टोबैको प्लांट हैं जो कि ग्रो कर रहे हैं, उनमें कुछ उन्होंने डिजीज़ चकत्ते देखे, और ये चकत्ते क्या था कि एक प्लांट से दूसरे प्लांट पर फैल जाते थे। और ये डिजीज़ भी इन्होंने ये देखा, इसके लिए उन्होंने क्या किया कि उन जो डिजीज़ जो लीव्स थी टोबैको की, तो उसका उन्होंने जहाँ जिस पे के चकत्ते थे उसका उन्होंने एक फिल्ट्रेट बनाया, और फिल्ट्रेट में क्योंकि बैक्टीरिया नहीं थे, लेकिन इस फिल्ट्रेट को जब उन्होंने दूसरे प्लांट पर छिड़का जो कि हेल्दी प्लांट थे, तो उनको भी ये मोज़ेक डिजीज़ हो गई। तो यहाँ पे भी इन्होंने यही देखा कि इस तरह से जो लिक्विड है वही कहना चाहिए कि जहरीला है। उसके बाद में बेजरिक ने 1898 के अंदर लिविंग इन्फेक्शियस फ्लूइड नाम दिया, जो कि फिल्टरेबल एजेंट से दूसरे में प्लांट में फैलता था, यानी इसका नाम इन्होंने दिया था कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइड, या जिसको जीवित संक्रामक द्रव्य का नाम दिया था। उसके बाद में ये फिल्टरेबल जो था ये बताया था कि ये अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक है, ये विक्टिम है अदर डिजीज़ का, और इसके द्वारा उन्होंने और दूसरे जो डिजीज़ हैं वो भी देखी थी, जैसे फूट एंड माउथ डिजीज़। उसके अलावा येलो फीवर जो देखा था कि इन्हीं के कारण होता है। इसके बाद में धीरे धीरे आगे जब साइंटिस्ट ने खोज की तो कुछ और तरह के उन्होंने ये देखे कि जिसमें कि बैक्टीरियोफेज थे या जीवाणुभोजी थे, तो ये भी एक प्रकार के वायरस थे। पहले ही माना जाता था कि ये बैक्टीरिया हैं, लेकिन बाद में देखा कि ये भी क्योंकि पास हो जाते हैं फिर उस पोर्सिलिन फिल्टर के द्वारा ये ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो जो बैक्टीरियोफेज थे तो इनको स्टडी करने में भी जो कंट्रीब्यूशन है वो ट्वोर्ट का है, ट्वोर्ट साइंटिस्ट का 1915 में उन्होंने देखा, और उन्होंने ये ऑब्जर्व किया था कि कुछ बैक्टीरियल कॉलोनीज़ जो हैं वो लाइसिस करती हैं, वो खुल जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं, और ये लाइसिस जो है यह एक कॉलोनी से दूसरी कॉलोनी में ट्रांसफ़र भी होता रहता है। तो तब उन्होंने ये स्टडी किया कि अगर जो लाइस्ड कॉलोनी है तो उसको उन्होंने फिल्टर, जो कि फिल्टर से भी पास हो जाता है, यानी वो पोर्सिलिन फिल्टर भी इनको नहीं रोक पाता है, तो उन्होंने इसको बहुत ज़्यादा डाइल्यूट किया। मगर जो वो डाइल्यूट जो उसका द्रव्य था वो जब प्लांट पे छिड़का तो वो भी डिजीज़ प्रोड्यूस कर देता था। तो उसके बाद उन्होंने उस लिक्विड को हीट किया, हीट किल किया, तो हीटिंग जो था वो इस फिल्ट्रेट का, तो फिर उन्होंने ऑब्जर्व किया कि वो लाइटिक इफ़ेक्ट को डिस्ट्रॉय कर देता है, यानी लाइटिक एजेंट में भी अ वायरस। तब उन्होंने ये अंदाज़ लगाया था कि ये लाइटिक जो एजेंट है ये वायरस हो सकता है। उसके बाद में कंट्रीब्यूशन ऑफ डी हैरल इन 1970, इन्होंने भी रीडिस्कवर्ड किया इस बैक्टीरियोफेज के फिनोमिनन को, और उन्होंने भी बताया कि बैक्टीरियोफेज यानी नाम इन्होंने दिया कि बैक्टीरियो यानी बैक्टीरिया, और फेजेस यानी ईटर, यानी कोई चीज़ ऐसी है जो इस बैक्टीरिया को खा रही है। लेकिन इसके अंदर जो कंट्रीब्यूशन है वो स्टेनले का माना जाता है कि स्टेनले ने इस फिल्टरेबल जो एजेंट था तो इसको क्या किया था, क्रिस्टलाइज किया था। इन्होंने इसको क्रिस्टलाइज फॉर्म में प्राप्त किया था, और टोबैको मोज़ेक वायरस जो था इस पे इसके निडल या जो क्रिस्टल थे इसका इन्होंने क्रिस्टलाइजेशन किया था, और इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर भी देखा था। तो यहाँ इन्होंने इसको क्रिस्टलाइज किया और इसका केमिकल एनालिसिस करके ये पता लगाया कि ये न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से मिलके बने होते हैं, यानी ये जो वायरस हैं सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म लाइक पार्टिकल हैं। तो ये इसकी कुछ हिस्ट्री के बारे में है। उसके बाद में और अलग साइंटिस्ट आए, जैसे बर्डन एंड पियरे, इन्होंने न्यूक्लियोप्रोटीन नेचर बताया वायरस का। उसी तरह से डलब्रेक्ट ने इसमें म्यूटेशन के बारे में बताया। एंडर्स ने ये बताया कि पोलियो वायरस जो है ह्यूमन सेल में कल्चर होता है,
जिंडर एंड लेडरबर्ग ने ट्रांसडक्शन स्टडी किया। हर्श और चेज ने ये बताया कि न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो जेनेटिक मटेरियल होता है वायरस के अंदर। उसके अलावा कुछ साइंटिस्ट जो थे तो उन्होंने ये बताया कि जेनेटिक मटेरियल जो TMV का है यानी टोबैको मोज़ेक वायरस में RNA पाया जाता है। इसाक और लिंडरमैन ने ये बताया कि कुछ इंटरफेरोन्स जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं वायरल इन्फेक्शन के लिए। उसी तरह से साइनोफेज भी देखे गए और टेमिन एंड बाल्टीमोर ने रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन जो था वायरस में उसके बारे में बताया था। तो ये सब इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में हमने देखा। अब आगे हम देखेंगे कुछ टर्मिनोलॉजी, कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स, जैसे कि वायरा जो है कि लैटिन वर्ड है और ये वायरस का प्लूरल है। उसी प्रकार से विरियन जो है ये कंप्लीट वायरस पार्टिकल है जिसमें कि न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन कोट और एनवेलप प्रेजेंट है। अगर एनवेलप हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, और यह सेल के बाहर प्रेजेंट है। विरॉइड्स होते हैं ये स्मॉलेस्ट नॉन एजेंट हैं किसी भी इन्फेक्शन के लिए, इन्फेक्शियस डिजीज़ के लिए। और ये स्मॉल सिंगल स्ट्रैंडेड न्यूक्लियस जो मॉलिक्यूल होता है RNA का वो इसमें प्रेजेंट होता है। इसके अंदर कैप्सिड या प्रोटीन जो होता है वह एब्सेंट होती है। उसी तरह से वायरोसॉइड्स होते हैं वो विरॉइड्स की तरह ही हैं, लेकिन ये लोकेटेड होते हैं इनसाइड द एनवेलप ऑफ ए ट्रू वायरस। दे आर नॉट इन्फेक्शियस बाय देमसेल्स बट रेप्लिकेट विद इन देयर होस्ट, ये नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। उसी तरह से प्रियॉन्स जो हैं ये प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस पार्टिकल हैं जो कि इन्फेक्शन डिजीज़ प्रोटीन के कारण होता है इसमें, और ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसमिट होते हैं, लेकिन इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल नहीं होता है। लेकिन ये अभी पूरी तरह पता नहीं है कि जबकि हम कहते हैं कि DNA या RNA जेनेटिक मटेरियल होता है जो कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाता है, तो फिर ये प्रियॉन कैसे इसको आगे वो भेजते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट डिजीज़ प्रियॉन के द्वारा देखी गई हैं जिसके के अंदर जो ह्यूमन है उसके अंदर लाफिंग डेथ देखी गई है, और उसी तरह से शीप और गोट के अंदर और मैड काउ डिजीज़ भी इन प्रियॉन्स के द्वारा स्टडी की गई है। अब उसके बाद हम देखेंगे थोड़ा सा जनरल कैरेक्टरिस्टिक के बारे में वायरस के। जैसा हमने शुरू में देखा था कि वायरस जो होते हैं वो नॉन सेलुलर होते हैं, सेल के बने हुए नहीं हैं, अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक हैं जो कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा दिखाई देते हैं, और इन्फेक्शियस पार्टिकल हैं यानी ये इन्फेक्शन या कोई डिजीज़ प्रोड्यूस करते हैं। उसके अलावा ये परफेक्ट ऑब्लिगेट पैरासाइट हैं यानी यह परजीवी की तरह रहते हैं, और जहाँ पे जिस होस्ट पर ये पाए जाते हैं उसका होना ज़रूरी है इनको आगे अपनी कॉपी बनाने के लिए, और ये आर्टिफिशियल जो मीडियम है उस पर ग्रो नहीं कर सकते हैं, और ये अगर होस्ट सेल के बाहर हैं तो वो एक तरह से इनर्ट होते हैं। कुछ वायरस जो होते हैं उनको लिविंग सेल पर कल्चर कर सकते हैं। इनकी साइज़ जो होती है बहुत छोटी होती है, सबसे छोटे हैं ये। स्मॉलेस्ट एनिमल वायरस जो होता है वो फूट एंड माउथ डिजीज़ प्रोड्यूस करता है कैटल में, जो कि 10 nm साइज़ का होता है। स्मॉलेस्ट प्लांट वायरस जो है वो अल्फ़ा मोज़ेक वायरस है जो कि 17 nm का पाया जाता है। टोबैको मोज़ेक वायरस जो होता है वो 300 × 15 nm का होता है। पैरेट फीवर वायरस इज़ 400 nm। बीट येलो वायरल इज़ 1250 × 40 nm का होगा। सीडोमोनास P जो है वो 1300 × 6 nm का पाया जाता है। उसी तरह से शेप जो होती है इनकी वो इसको भी हम आगे वैसे स्टडी करेंगे। तो ये भी स्फेरिकल कुछ जो देखे गए हैं वायरस, या क्यूबिकल या पॉलीहेड्रल या टेडपोल लाइक प्रेजेंट होती है, और वैसे जनरली इनका ये माना जाता है कि ये हेलिकल हैं, क्यूबॉइड हैं या बाइनल हैं। यानी हेलिकल जिसमें कि लंबा स्ट्रक्चर होगा जिसमें कि कैप्सोमियर से बना होगा, क्यूबॉइडल यानी पॉलीहेड्रल होगा जिसमें कई फेजेस होंगे, और बाइनल जिसमें ये दोनों तरह के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। यह हाईली पैथोजेनिक होती है, इन्फेक्शियस डिजीज़ प्रोड्यूस करती है एनिमल्स में भी और प्लांट्स में भी, और इनका जो होस्ट सेल होते हैं तो उनका ये न्यूक्लिक एसिड काम में लेती है और होस्ट सेल में उसको रेप्लिकेट कर देती है, वहाँ पे इसकी अपनी कॉपी बना लेती है। ये इजीली ट्रांसमिटेड हो जाते हैं एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे में वेक्टर के द्वारा,
और जो वायरस ट्रांसमिटेड जो आर्थ्रोपोड्स हैं उन्हें एडिनोवायरस कहलाते हैं। इनमें इरिटेबिलिटी, एनर्जी स्टोरिंग, मोटिलिटी और प्रोटोप्लाज्म ये सब एब्सेंट होते हैं। ये पार्टिसिपेटेड होते हैं या सस्पेंशन के रूप में पाए जाते हैं। क्रिस्टलाइज भी इनको कर सकते हैं। सभी वायरसेस जो होते हैं वो न्यूक्लियोप्रोटीन के बने होते हैं। न्यूक्लिक एसिड होता है वो प्रोटीन कोट के द्वारा ढका रहता है, जो कि न्यूक्लियस एंजाइम जो कि होस्ट सेल से रिलीज होता है उनसे इनको बचाता है। ये केवल एक ही टाइप का न्यूक्लिक एसिड रखते हैं, या तो डीएनए होता है या इनके पास आरएनए होता है। उसके अलावा ये होस्ट की जो जेनेटिक मशीनरी है उसको काम में लेते हैं अपना प्रोटीन या अपनी कॉपी बनाने के लिए। ये एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसमिट हो सकते हैं। ये एंटीबायोटिक्स के द्वारा अफेक्टेड नहीं होते हैं। ये इनकी बहुत बड़ी खासियत होती है। तो क्योंकि जो बैक्टीरियल डिजीज़ होती है उनमें हम एंटीबायोटिक्स देते हैं। तो एंटीबायोटिक्स क्या होता है, जो रेंज होती है उसकी वह सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन पर वो असर डालती है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन नहीं है तो इसका जो ट्रीटमेंट के लिए कुछ एंटीवायरल काम में लिया जाता है। कुछ सल्फामाइड जो कि डीएनए को ब्रेक कर देता है वह काम में लेते हैं, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ जो एंटीबायोटिक्स है वह इस पर काम नहीं करती है। उसके अलावा ये बाइनरी फिजन इसके अंदर नहीं होता है और ये सेंसिटिव होती हैं एटमॉस्फेरिक कंडीशंस के, जैसे हीट, यूवी रेज, ड्रॉट, ह्यूमिडिटी, अल्कोहल आदि के। अब हमने देखा कि इसमें निर्जीव और सजीव दोनों के गुण पाए जाते हैं, यानी जो इनको पूरी तरह से हम देखेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक सजीव के भी इसमें नहीं होते हैं और पूरी तरह से निर्जीव के भी नहीं होते हैं। तो ये कुछ जो इसमें जो पाए जाते हैं कैरेक्टरिस्टिक वो इस प्रकार से हैं। जैसे निर्जीव को अगर हम देखें तो जैसे वायरस को क्रिस्टलाइज किया जा सकता है, जबकि किसी भी जिंदा चीज़ को, जिंदा सेल को क्रिस्टलाइज नहीं कर सकते हैं। सेल के बाहर वायरस की संख्या में कोई बढ़ोतरी नहीं होती है, वृद्धि नहीं होती है। वायरस को आर्टिफिशियल मीडियम में भी कल्चर नहीं किया जा सकता है, इसे केवल लिविंग टिश्यू पर ही कल्चर कर सकते हैं। वायरस में फंक्शनल ऑटोनॉमी नहीं होती है, यानी वायरस के पास प्रोटीन निर्माण की कोई भी मशीनरी नहीं पाई जाती है। उसी तरह से सजीव गुण जो है इसमें कि ये ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट होता है। वायरस सेल के अंदर यानी होस्ट सेल के अंदर मल्टीप्लाई होता है। वायरस में म्यूटेशन होता है। वायरस में म्यूटेशन की खोज जो थी वो डेलब्रक ने बैक्टीरियोफेज में की थी। वायरस में जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसमें भी रेप्लिकेशन होता है। उसके अलावा जो वायरस होता है ये अल्ट्रावायलेट रेस के प्रति सेंसिटिव होते हैं। इसमें इंटरफेरोन वायरस जो होता है कि गुणन को रोक देता है। यह वायरस इन्फेक्टेड एनिमल सेल द्वारा स्रावित किया जाता है। ये डायरेक्ट वायरस को नष्ट नहीं करता, यह सामान्य सेल को ट्रांसलेशन इनहिबिशन प्रोटीन बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। यह प्रोटीन वायरल प्रोटीन के ट्रांसलेशन को रोकती है, जिससे वायरस मल्टीप्लाई नहीं होता है। इंटरफेरोन हेपेटाइटिस बी एंड इन्फ्लुएंजा में बाहर से दिए जाते हैं। इंटरफेरोन की खोज लिंडरमैन और इसाक ने की थी। इंटरफेरोन 3 तरह के होते हैं, अल्फा इंटरफेरोन ल्यूकोसाइट्स द्वारा स्रावित, बीटा इंटरफेरोन फाइब्रोब्लास्ट के द्वारा स्रावित होते हैं और गामा इंटरफेरोन जो कि टी लिम्फोसाइट के द्वारा स्रावित किए जाते हैं। और सबसे ज़्यादा यूज होता है ई कोलाई बैक्टीरिया का करते हैं इसमें। उसके अलावा इसके अंदर हम कुछ जनरल स्ट्रक्चर वायरस का देखेंगे। जनरल स्ट्रक्चर यानी कि यह एनवेलप, कैप्सिड, न्यूक्लियड और एंजाइम्स के मिलके बना होता है, जिसको कि हम अगले लेक्चर में डिटेल में स्टडी करेंगे। थैंक यू।